दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं प्रदोष गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरी बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के लोग पटना के आसपास के इलाकों में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। खबर के अनुसार सरकार ने 103 प्रकार के उद्योग का विकल्प दिया है, जिसे आप पटना के किसी भी इलाके में लगा सकते हैं। इसके लिए अगर 10 लाख रुपए की लागत लगती है तो फिर सरकार 5 लाख रुपए अनुदान देगी और बचे हुए राशि मात्र 1% ब्याज पर 7 साल के लिए देगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून के प्रवेश होने के बाद आफत की बारिश होना शुरू हो गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, वैशाली, खगड़िया, कटिहार, सहरसा में ठनका गिरने से 10 लोगों की जान चली गई, जिससे कई इलाकों में हरकंप मच गया है। खबर के अनुसार कल सबसे ज़्यादा वैशाली जिले में ठनका गिरने से 3 लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई। वही खगड़िया में 2, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार में एक व्यक्ति की जान चली गई। इस तरीके से ठनका के कारण लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बता दूं कि खगड़िया जिले के सहोरबा गांव में शनिवार की रात ठनका गिरने से मां और बेटी की जान गई। वहीं वैशाली जिले में आसमानी बिजली गिरने से 2 अलग अलग जगहों पर 2 बच्चे समेत 3 लोगों की जान चली गई। वहीं भागलपुर में तेज आंधी के कारण पेड़ गिर गया, इसके नीचे दबने से 1 युवक की जान गई। मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार को भी राजधानी पटना के साथ साथ वैशाली, गया, भागलपुर, गोपालगंज, सारण, भोजपुर, अरवल, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया जिले में भी बारिश की संभावना है। ऐसे में इन जिलों में भी वज्रपात की आशंका जताई गई है, इसलिए इन जिलों में रहने वाले लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों बात करते हैं कि सेना में भर्ती के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की है, लेकिन इस योजना का देश भर में युवा विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस योजना को वापस लिया जाए। अग्निपथ भर्ती योजना के ऐलान के अगले ही दिन युवाओं के विरोध के चलते अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम उम्र को 21 साल से बढ़ाकर के 23 साल कर दिया है। जिस तरीके से युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर के AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर के ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी के गलत फैसले की वजह से आज युवा सड़क पर हैं, जब प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी के गलत फैसले की वजह से नौजवानों की नौजवानी बर्बाद करने का एक और रास्ता निकाला गया है। आखिरकार कितने लोगों का घर बुलडोजर से तोड़ा जाएगा? हम कतई नहीं चाहते हैं कि आप किसी का घर तोड़े। ओवैसी ने कहा है कि मैं वाराणसी के पुलिस आयुक्त से ये पूछना चाहता हूं कि आपने बच्चों को समझाने की बात कही है, लेकिन क्या मुसलमानों के बच्चे बच्चे नहीं हैं? क्या आप उन्हें अपना बच्चा नहीं कहेंगे? हम भी इस देश के बच्चे हैं, आप इन्हें भी बुला करके इससे बात करें। दोस्तों बात करते हैं कि मानसून बिहार में पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। लगातार उत्तर बिहार में कई जिलों के अंदर बारिश हुई है और इसका असर अब बिहार की नदियों पर भी दिखने लगा है। कोसी और बागमती के साथ साथ शनिवार देर शाम कमला बलान और लाल बिकिया नदियां भी खतरे के निशान को पार कर गई है। जब बिहार में मानसून की एंट्री का असर नदियों के जलस्तर पर पड़ा है। नेपाल और सीमांचल में लगातार बारिश के बाद बिहार की नदियों का एक बार फिर से बढ़ना तेज हो गया है। कोसी सुपौल में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है, जबकि शुक्रवार की रात बागमती, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में लाल निशान को पार कर गई। देर शाम कमला मधुबनी के जयनगर में खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई, जबकि झंझारपुर रेल ब्रिज के निकट लाल निशान से महज 40 सेंटीमीटर नीचे रह गई है। जहां उधर ललबकिया भी पूर्वी चंपारण के ढाका में खतरे के निशान को पार कर गई है। इन सभी स्थानों पर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां गंडक नदी गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली में, तो कोसी, सुपौल और खगड़िया में लगातार बढ़ रही है। जहां अधवारा सीतामढ़ी में, खिरोही दरभंगा में, महानंदा किशनगंज और पूर्णिया में, जबकि घाघरा नदी का जलस्तर सीवान और सारण में ऊपर चढ़ा हुआ है। जहां अगले 24 से 48 घंटे में इनके जलस्तर में और इजाफा होने का अनुमान है। जहां इधर गंगा नदी का जलस्तर केवल पटना में बढ़ रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अग्निपथ स्कीम पर चल रहे उत्पात को लेकर के भाजपा के कई नेताओं विधायकों को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है। यह सभी नेताओं के यहां आज केंद्रीय बल के 12 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जब बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह भाजपा के आक्रामक विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की सुरक्षा में सीआरपीएफ के 12 जवान तैनात किए गए हैं। वहीं दरभंगा से विधायक संजय सरावगी, दीघा से विधायक संजीव चौरसिया को सीआरपीएफ की सुरक्षा लगाई गई है। सभी को वाई ग्रेड की सुरक्षा दी गई है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की सुरक्षा में भी सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। आपको बता दो कि बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर के भाजपा नेताओं पर हमले बढ़ गए हैं। जब विधायक विनय बिहारी अपने घर योगापट्टी से एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेतिया जा रहे थे, जब प्रदर्शन के कारण जाम में फंसे विनय बिहारी की गाड़ी पर अचानक प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। इसके साथ भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की गई। जहां उधर लखीसराय सासाराम में प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के कार्यालय में आग लगा दी। वहीं गुरुवार को नवादा में भी भाजपा कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों बड़ी खबर बिहार के जमुई की है, जहां पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जब पुलिस ने तीनों के पास से लाखों रुपए कैश, 10 एटीएम कार्ड के साथ 5 मोबाइल जब्त किए हैं। जब मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए तीनों अपराधी इतने शातिर हैं कि ये लॉटरी के नाम पर भोले भाले लोगों को पकड़ते हैं और फिर उन्हें अपना शिकार बना देते हैं। ये अपराधी पाकिस्तान के एक युवक के संपर्क में थे, जो इन्हें पैसे जमा करने के नाम पर कमीशन देता था। जब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ कर रही है। यह जमुई के एसडीपीओ राकेश कुमार ने बताया है कि 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 10 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल के साथ अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किया गया है। इनके फ़ोन की जब जांच की गई तो फिर पाया गया है कि ये तीनों साइबर फ्रॉड है, जिनका अलग अलग राज्य के गिरोह से संपर्क है। 1-2 नंबर पाकिस्तान के भी पाए गए हैं। सातिरों की पहचान के बारे में बात करें तो इन तीनों सातिरों की पहचान कर ली गई है। जब पहले अपराधी का नाम श्रवण कुमार है, दूसरे अपराधी का नाम अमरजीत कुमार और वहीं तीसरे अपराधी झाझा थाना क्षेत्र के चाय गांव निवासी रमेश कुमार है। इन तीनों के पास से पुलिस ने 2 लाख रुपए नगद, 5 मोबाइल और 10 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों को तंगहाली के कारण सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए अच्छी सूचना है। इन्हें प्रोफेशनल और सिविल सर्विसेज समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार इसी साल से फ्री में कोचिंग देगी। साथ ही नेट, गेट, JRF और PhD आदि में सफलता दिलाने के लिए भी विश्वविद्यालयों में बाकायदा फ्री में कोचिंग की तैयारी कराएगी। इसके अलावा प्रबंधक शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों को मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लिए भी कोचिंग की व्यवस्था होगी। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया है कि चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन और उत्प्रेरणा योजना को लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर एवं अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में नियुक्ति में इन वर्गों की भागीदारी बढ़ाना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एनडीए की कलह अग्निपथ योजना के बहाने सतह पर आ गई है। जब शनिवार को बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जदयू से सवाल पूछते हुए पुलिस प्रशासन की भूमिका को संदेह के घेरे में डाला, तो वहीं जेडीयू पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह ने व्यक्तिगत हमला कर दिया। जब शनिवार को ललन सिंह ने कहा कि बिहार भाजपा अध्यक्ष ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, इसीलिए वे ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल उपद्रवियों से पूछें कि उन्होंने क्यों भाजपा कार्यालय पर हमला किया। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, उन्हें पता है कि सरकार कैसे चलानी है। इसके पहले पटना में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बिहार भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि अग्निपथ योजना को लेकर के चल रहे विरोध में बिहार पुलिस की कार्यशैली ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार की योजना को लेकर के अगर जेडीयू कोई समस्या है तो फिर वे बात करें। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की प्रेस वार्ता के कुछ ही देर बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार कर दिया। ललन सिंह ने कहा कि प्रशासन भाजपा कार्यालयों में क्यों आग लगवाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद छात्रों के मन में आशंका पैदा हुई है, इसी को लेकर के उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और सड़क पर आगे आ गए। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा से नहीं हो सकता है, ऐसे कदम को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ललन सिंह ने कहा कि अभ्यर्थियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी भाजपा को समझनी चाहिए, छात्रों के मन में आशंका दूर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को भाजपा और फिर जेडीयू से मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि पिन और पासवर्ड मांग करके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने के साइबर क्राइम की बातें तो आपने खूब सुना होगा और चर्चा में भी है। और इस पर बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर अवस्थित जिले के नाम पर फिल्म भी बन चुकी है। इन दिनों साइबर क्रिमिनल क्राइम करने वाले एक नए तरीके का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हर हाथ में उपलब्ध मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए लोगों को साधारण तरीके से वीडियो कॉल करके सामने वाला निर्वस्त्र अवस्था में वीडियो की रिकॉर्डिंग कर लेता है और इसे वायरल करने की धमकी देकर के अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा रहे हैं। जहाँ ये वाकया इन दिनों लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और इसके शिकार समाज के अच्छे नागरिक, पत्रकार और रसूखदार भी हो रहे हैं, जो मान और प्रतिष्ठा बचाने के डर से घबराहट में इस स्कैंडल साइबर क्राइम के शिकार होकर के अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। मामले की पड़ताल के लिए व्हाट्सएप पर आए नंबर से एक लड़की ने वीडियो कॉल करने का आग्रह स्वीकार किया, तो फिर कॉल ऑन होते ही सामने वाला निर्वस्त्र अवस्था में एक लड़की खड़ी थी। यह माजरा समझ में आने लगा था जब उसे बताया गया है कि वह वीडियो रिकॉर्डिंग करके ब्लैकमेलिंग का धंधा तो नहीं कर रही है। तब उसने कॉल करने वाले को भी आपत्तिजनक तस्वीरों के लिए उकसाया और फिर इसकी वीडियो बना करके परिवार, दोस्तों के फेसबुक, व्हाट्सएप पर वायरल करने की धमकी देते हुए अपने असलियत पर उतर आई। उसने अपना नाम पिंकी शर्मा पुणे बताया और तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करने लगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने पटना, बक्सर और नालंदा समेत बिहार के सभी जिलों के मुखिया को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। खबर के अनुसार बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसकी जिम्मेदारी मुखिया को दी है। कृषि विभाग बिहार के सभी मुखिया को प्रशिक्षण देगा और उन्हें जैविक खेती के बारे में विस्तार से बताएगा। इसके लिए 20 जून से प्रशिक्षण की शुरुआत होगी। आपको बता दूं कि बामेती के वैज्ञानिक पंचायत के मुखिया को जैविक खेती करने की विधि और फिर उसके लाभ के बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण देंगे। इसको लेकर के बामेती के द्वारा व्यवस्था की गई है, जहां प्रतिदिन 4 बैच में मुखिया बामेती से ऑनलाइन जुड़ करके खेती की इस नई विधा की से जानकारी लेंगे। जहां वही प्रशिक्षण लेने के बाद मुखिया दूसरे पंचायत प्रतिनिधियों को इसके लाभ से अवगत कराएंगे। साथ ही साथ अपने इलाके के किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करेंगे और फिर किसानों को इसके लाभ के बारे में भी बताएंगे। एक बैच में करीब 40 मुखिया को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना समेत बिहार के सभी जिलों में नए सिरे से बालू की बंदोबस्ती की जाएगी। इसको लेकर के बिहार कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दे दी गई है। खबर के अनुसार बिहार कैबिनेट ने बालू खनन नीति 2019 में संशोधन के तहत बालू घाटों की बंदोबस्ती अब जिलाधिकारी के स्तर पर करने की मंजूरी दी है। वही बंदोबस्त करने वाले ठेकेदार को पर्यावरणीय स्वीकृति लेना भी अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित बालू घाटों की 5 सालों के लिए बंदोबस्ती की स्वीकृति की गई है। जब वहीं सरकार ने राज्य यानी कि बिहार की नई बालू खनन नीति की स्वीकृति के बाद बालू घाटों की बंदोबस्ती के शुल्क में 50% की वृद्धि की गई है। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार में फिलहाल बालू खनन को सितंबर महीने तक के लिए बंद किया गया है, लेकिन इस अवधि के बीच में बालू घाटों की बंदोबस्ती 5 सालों के लिए जिलाधिकारियों द्वारा नीलाम और टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार अलर्ट हो गई है। जहां तथा सभी जिले के अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खबर के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के 18 जिलों में कोरोना के 72 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 234 हो गई है। इससे बिहार स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बेंगलुरु में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में वहां से बिहार में जो बिहार आ रहे हैं उन लोगों की कोरोना जांच करें। उन्हें CHC और PHC प्रभारी को अलर्ट रहने का निर्देश देते हुए कहा है कि जिले में जो कंट्रोल रूम है उसे फिर से चालू करें। इसके अलावा सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और ग्रामीण इलाके में जांच केंद्र बनाएं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोरोना जांच करें। उन्हें CHC और PHC प्रभारी को अलर्ट रहने का निर्देश देते हुए कहा है कि जिले में जो कंट्रोल रूम है उसे फिर से चालू करें। इसके अलावा सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और ग्रामीण इलाके में जांच केंद्र बनाएं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोरोना जांच करें।
दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का रविवार को उद्घाटन किया। हालांकि इस मौके पर एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला जब सड़क पर गिरे कुछ कूड़े और पानी की खाली बोतलों को पीएम मोदी खुद उठाने लगे। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पीएम मोदी चहलकदमी करते हुए कागज के कुछ टुकड़े और फिर पास पड़ी पानी की एक खाली बोतल को अपने हाथों में उठाए नजर आए। जहां आपको बता दें कि प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना प्रगति मैदान पूर्ण विकास परियोजना का एक अहम हिस्सा है, जब पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना पर 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर तक सुगम पहुंच प्रदान करना है। प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग पुराना किला रोड के माध्यम से रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है। 6 लेन में इस विभाजित सुरंग के कई उद्देश्य हैं, जिसमें प्रगति मैदान की विशाल बेसमेंट पार्किंग तक पहुंच शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध और भी तेज होता जा रहा है। इस योजना को वापस लेने के लिए देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है, जब प्रदर्शनकारी आए दिन उग्र होते जा रहे हैं और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे भी सतर्क हो गई है और रविवार को वैशाली एक्सप्रेस, सप्त क्रांति एक्सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सहित 40 एक्सप्रेस ट्रेनों को निरस्त कर दिया है, जबकि 27 पैसेंजर ट्रेनें भी नहीं चलेगी, इनको भी निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अग्निपथ योजना का प्रचार प्रसार के लिए भाजपा इंटरनेट मीडिया का सहारा लेगी। जब पार्टी ने बिहार के सभी सांसदों, विधायक और विधान पार्षदों के साथ प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर के कार्यकर्ताओं को, युवाओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही सामाजिक कटुता फैलाने वाले और उपद्रवियों पर नजर रखने की अपील की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश व्यापी उपद्रव, तोड़फोड़ और फिर हमले को लेकर के नेतृत्व को षड्यंत्र से अवगत कराया है। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन द्वारा बरती गई कोताही पर भी नाराजगी जताई है। सांसदों और विधायकों का आरोप था कि पुलिस पूरी तरीके से मूर्ख दर्शक बनी रही। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के अलावा पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधियों पर हुए हमले के पीछे षड्यंत्र पार्टी की ओर कोर कमेटी की बैठक विधानमंडल दल के नेता और फिर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के घर पर हुई है। इस दौरान बिहार भाजपा के आला नेताओं ने राज्य की यानी कि बिहार की विधि व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया है। भाजपा के सांसदों का कहना था कि अग्निपथ योजना की आड़ में उपद्रव बिहार को तबाह करने का षड्यंत्र था। दोस्तों बात करते हैं कि सेना में अग्निपथ स्कीम को लेकर के देश में बवाल जारी है। कई राज्यों में अभी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जो तोड़फोड़ और आगजनी करके सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यूपी में भी रविवार को काफी बवाल देखने को मिला। अब ये मुद्दा पूरी तरीके से राजनीतिक हो चुका है, जब कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे पर युवाओं को भड़का करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जब कांग्रेस भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है। युवाओं को समझाने की जगह जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। इस सत्याग्रह प्रदर्शन में प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। जहां सत्याग्रह में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर जमकर के हमला किया। जहां राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि अग्निपथ योजना ने देश के युवाओं को सड़कों पर उतार दिया है। उन्होंने कहा कि आज देश जल रहा है और प्रधानमंत्री ने अपनी PR टीम को योजना की तारीफ करने के लिए उतार दिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बड़ा ही मुश्किल समय है। सरकार ने यह सोच लिया है, न किसी की सुनेंगे न देखेंगे, बस लोगों पर अपने फैसले थोप देंगे। उन्होंने कहा कि लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, अब सरकार को सोचना पड़ेगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए पेश की गई अग्निपथ योजना को तत्काल वापस लेने की शनिवार की मांग की है और कहा कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए और युवाओं को आग में नहीं झोंकना चाहिए। जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अग्निपथ योजना को दिशाहीन बताया है और कहा है कि उनकी पार्टी उसे वापस कराने के लिए संघर्ष का वादा करती है। उन्होंने इस योजना का विरोध कर रहे युवाओं से अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण और अहिंसक ढंग से आंदोलन करने की अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से विवादित कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था,
उन्हें ठीक उसी तरीके से अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना को वापस लेकर के युवाओं की मांग स्वीकार करनी होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 8 सालों से भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का लगातार अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरीके से उन्हें माफी वीर बन करके देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ योजना को वापस लेना ही पड़ेगा। जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि सरकार को देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और योजना को वापस लेना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि सेना बहाली में अग्निपथ स्कीम को लेकर के बिहार में हुए भारी बवाल के बीच अब एनडीए सरकार में शामिल 2 पार्टियों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर विरोध के दौरान हुए हमले को लेकर के संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर बड़ा सवाल उठाया था, जहां जिसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने मोर्चा संभाला है और जवाब दिया है। जब दोनों पार्टियों के बीच चल रही बयानबाजी के बीच अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी बड़ी मांग कर दी है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एनडीए में बिना तुरंत कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर दी है। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रधान सचिव दानिश रिजवी ने कहा है कि बिहार में बीजेपी सरकार में शामिल है और दूसरी तरफ सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। इस रवैये से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दानिश रिजवी ने कहा है कि हमारी पार्टी हमेशा से ये कहती आ रही है कि एनडीए के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियों के नेता महीने में एक बार एक साथ बैठेंगे तो फिर हर पार्टी अपनी राय रख पाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एनडीए के अंदर जो माहौल बन रहा है वो बिहार के सरकार के लिए भी और गठबंधन के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बना देना चाहिए, जिससे सरकार सुचारू ढंग से काम कर पाए। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल में भाजपा नेताओं और कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भागलपुर में रानी तालाब में स्थित भाजपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 20 जून तक वहां मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिए गए हैं। एक पुलिस पदाधिकारी और 10 लाठीधारों जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। बांका में भी भाजपा विधायक राम नारायण मंडल के आवास के साथ ही समुखिया मोड़ में स्थित भाजपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह के गिद्धौड़ में स्थित आवास पर भी शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लखीसराय में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के आवास की सुरक्षा में भी जवानों को तैनात कर दिया गया है। सुपौल में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, सहरसा में कला एवं संस्कृति मंत्री आलोक रंजन के अलावा वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू के आवास पर दोपहर तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके बाद जवान हटा लिए गए। यहाँ भाजपा कार्यालयों की सुरक्षा में पारा मिलिट्री फोर्स तैनात किया गया है। जहाँ किशनगंज में भाजपा कार्यालय की सुरक्षा दिन में बढ़ाई गई थी। कटिहार शहर के मिर्चाई बाड़ी में स्थित डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास की सुरक्षा व्यवस्था शुक्रवार को ही बढ़ा दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर के देश के कई राज्यों में विरोध हो रहा है। बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। इस योजना को लेकर के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से 20 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर के युवाओं के मन में संयम की स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए। वहीं उन्होंने बिहार एनडीए में मचे घमासान पर कहा है कि अगर बीजेपी को सरकार का कामकाज पसंद नहीं है तो फिर वे सरकार में क्यों बनी हुई है। केंद्र सरकार के फैसले से देश के युवा दुखी है और फिर उनमें सरकार के प्रति गहरा आक्रोश है, गुस्सा है। अग्निपथ स्कीम को लेकर के युवाओं के मन में संयम की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार जो भी कानून लेकर के आती है वह फेल हो जाती है। जब सरकार संसद में बिल पेश करती है और फिर आंदोलन के बाद वापस ले लेती है। इससे पहले भी एनटीपीसी को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से छात्र अपनी मांगों को रख रहे थे, लेकिन उनकी मांग सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब उग्र आंदोलन हुआ तो फिर सरकार की नींद खुली। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के पास अपने 20 सवाल रखे और फिर सरकार से उस पर जवाब मांगा है। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा है कि 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को क्या नियमित सैनिकों की तरह 90 दिनों की छुट्टी मिलेगी। अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो फिर इसके माध्यम से सीनियर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं हो सकती। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए मनरेगा है या फिर संघ का कोई एजेंडा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव एक के बाद कई सवाल केंद्र
की मोदी सरकार से पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्ष का काम होता है जनता के सवालों को उठाना। हमने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है। इसका एक ही समाधान है कि सरकार लोगों की समस्या को दूर करे। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। वहीं उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी के द्वारा अपनी सरकार पर सवाल उठाने पर कहा है कि जब बीजेपी अपनी ही सरकार को फेल बता रही है तो फिर सरकार में क्यों बनी हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वे हिंसा को रोके, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। युवाओं की मांग पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने रेलवे के निजीकरण पर भी बड़ा सवाल उठाए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। दरअसल रविवार की दोपहर 12 बजे स्पाइस जेट की SG 725 जैसे ही टेक ऑफ करके ऊपर गई तो उसके इंजन में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जब विमान में मौजूद सभी 198 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्पाइस जेट के पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और फिर सुरक्षित विमान को लैंड कराया और पटना में बड़ा विमान हादसा होने से बाल बाल बच गया। यात्रियों ने विमान के पायलट को धन्यवाद कहा है। सभी यात्रियों ने एक सुर में स्पाइस जेट के पायलट को थैंक यू कहा है। जब पटना एयरपोर्ट पर रविवार को स्पाइस जेट की फ्लाइट के इंजन में आग लग गई। विमान पटना से दिल्ली जा रहा था। आग लगने के बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। आग लगने से इंजन में धुआं निकलने लगा। जहां विमान ने रविवार दोपहर 12 बजे उड़ान भरी थी। जहां 12:20 पर विमान में धमाके के साथ आग लग गई। 10 मिनट बाद पायलट ने सूझबूझ से विमान को पटना एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद एनडीए में शामिल दलों के बीच एक तरफ जहां आरोप प्रत्यारोप चल रहा है तो फिर वहीं कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने बड़ा बयान दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मुद्दे को भटकाने के लिए बिहार में एनडीए के नेता आपस में नुरा कुश्ती कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि जो अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रव हो रहा है उसमें एनडीए के ही कार्यकर्ताओं का ही हाथ है। यही कारण है कि एनडीए के नेता एक दूसरे पर इस मामले को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। जहाँ कांग्रेस विधायक ने कहा है कि वे मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जला गया है और भाजपा नेताओं पर हमला हुआ है वहाँ पर दोषियों की पहचान की जाए, सच्चाई सामने अपने आप आ जाएगी। प्रतिमा कुमारी ने साफ साफ कहा है कि देश में दंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बिहार में अपराध बढ़ रहा है। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एनडीए के नेता आपस में बयानबाजी कर रहे हैं ताकि जनता इन बातों को भूल जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पूर्णिया के बैसा प्रखंड के सरमाटोली में गुरुवार की देर रात से महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि से एक बार फिर से कटाव तेज हो गया है। महज 12 से 14 घंटे के भीतर 40 फीट का कटाव हो चुका है। कटाव से 20 से अधिक घर नदी में विलीन हो चुके हैं। वहीं दर्जनों परिवार भीषण कटाव को देख करके ना चाहते हुए भी अपने हाथों से घर को तोड़ रहे हैं। यह गुरुवार की देर रात से शुरू हुआ भीषण कटाव का कहर जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पुलों के निर्माण में किस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है। 2 माह पहले सुल्तानगंज में बन रहे पुल के ढांचे गिरने की घटना की जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि बीपुर शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे बहुप्रतीक्षित NH 106 मिसिंग लिंक यानी कि 30 किलोमीटर बीपुर से फूलपुर तक कोसी नदी में बन रहे पुल का एक 124 नंबर पाया कोसी नदी के तेज बहाव में बह गया। यह कोसी की मुख्य धारा में 4 पाया है जिसमें 1 पाया बह गया है। कोसी नदी पर पुल मुंबई की एफकॉन कंपनी बना रही है। कोसी नदी पर 6 किलोमीटर लंबा 4 लेन पुल बन रहा है जिसका टोल प्लाजा 6 लेन का है और फिर सड़क 2 लेन का है। एफकॉन के मैनेजर बीके झा ने बताया है कि जो कुआं पानी में बह गया है वह 1400 टन वजनी था और उसका व्यास 8 मीटर था। इस पाया के बह जाने से 2 करोड़ 27 लाख रुपए का नुकसान कंपनी को हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना की वापसी और युवाओं को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 22 जून को पैदल मार्च का आह्वान किया है। जब 22 जून की सुबह 9 बजे से महागठबंधन के सभी विधायक विधानसभा से लेकर के राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। जहां मार्च निकालने का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि युवाओं को नौकरी और अग्निपथ योजना की बढ़ती मांग को लेकर के 22 जून की सुबह 9 बजे महागठबंधन के सभी विधायक विधानसभा से लेकर के राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों की भर्ती के लिए वायुसेना ने डिटेल अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। इस डिटेल के अनुसार 4 साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों की वायुसेना की ओर से कई सुविधाएं दी जाएगी जो अस्थायी वायुसेना को मिलने वाली सुविधाओं के अनुसार ही होगी। एयरफोर्स की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार अग्निवीरों को सैलरी के साथ हार्ड डिस्क अलाउंस, यूनिफॉर्म अलायंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधाएं भी मिलेगी। ये सुविधाएं एक रेगुलर सैनिक को मिलती है। अग्निवीरों को सेवा काल के दौरान ट्रेवल अलाउंस भी होगा। इसके अलावा उन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। उनके लिए मेडिकल लीव की व्यवस्था अलग है। अग्निवीरों को CSD कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी। अगर दुर्भाग्यवश किसी अग्निवीर की सर्विस के दौरान मृत्यु होती है तो फिर उसके परिवारों को इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके तहत उसके परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES पीड़ितों की जांच के लिए अब उत्तर बिहार के लोगों को अपने बच्चों को लेकर के SKMCH के PICU वार्ड नहीं जाना होगा, जहां वे अपने ही जिलों के सदर अस्पताल में AES पीड़ित बच्चों की जांच करा सकेंगे। जहां इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर मशीन उत्तर बिहार के सदर अस्पताल में लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने AES प्रभावित 12 जिलों के जाँच घर में मशीन लगा दिया है। ये मशीन मुजफ्फरपुर, पटना, गोपालगंज, सारण, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली के सदर अस्पताल में लगाई गई है, जहां AES पीड़ित मरीज की तत्काल जांच की जा सकेगी। जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा AES के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मशीन की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए इसे लगाया गया है। जानकारी के अनुसार अस्पतालों को दवा एवं उपकरण की आपूर्ति करने वाली संस्थान बिहार मेडिकल आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर मशीनें लगाई गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।